अच्छा, तो सबसे पहले तारुफ से शुरुआत लेते हैं, एक दूसरे का तारुफ कर लेते हैं। जी बिल्कुल। मैं पिंडीगेब से आया हूँ, मोहम्मद आसिम मेरा नाम है। जलिकियानी मेरा नाम है जी। आज़ाद कश्मीर से मैं आया हूँ, ज़िला हाटियाँ बाला से। जी 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 ज़रूर। मतलब इस कारोबार के हवाले से जानकारी लेने आए हैं कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकें। जी। अच्छा हसन भाई, आप भी मेरे हाल से अपने आप ही तारीफ कर लें अपनी, तो बेहतर है। क्या करनी है, हम तो नाम आपके शागिर्द हैं और आपके दोस्त नहीं, आप हमारे दोस्त हैं, हम भी इस काबिल का आपके दोस्त हैं, आपसे बस से मिलने आए हैं। ये आपकी नजर करम है जी, बस कि आप इधर आए हैं माशाल्लाह से। एक आपकी चाहत है वो खींच के ले आइए बस, और ये देखने आए कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ, माशाल्लाह से हसन भाई जो हैं लगभग पिछले 3-3.5 साल से रैबिट फार्मिंग से वाबस्ता रहे, लेकिन बीच में फिर ये गोट फार्मिंग की तरफ चले गए और माशाल्लाह से पाकिस्तान में अब सबसे बड़ा जो कमर्शियल लेवल का और अच्छे जिद्दत के साथ अगर कोई फार्म है गोट फार्मिंग में तो माशाल्लाह से इनका है। माशाल्लाह कोशिश ही है जी, कोई कह नहीं सकते, कोशिश है। अच्छा जी, हाँ माशाल्लाह, चना वाला फैसलाबाद। मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। ये बच्चे हैं, बस इनका तारुफ मेरा ज़रूरी नहीं, ये आपके साथ है, ये आपके साथ है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक हमारा है जी, खरगोश फार्मिंग है क्या बेसिकली। यानी कि हम बहुत दूर दूर तक सोच लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है कि उसको बुनियाद से समझना कि रैबिट फार्मिंग की क्या तारीफ है। तो बहरहाल पूरा इस सेशन का रूटीन ये रहेगा कि टॉपिक होगा, टॉपिक के मुतालिक आप लोगों के पास जो मटेरियल होगा तो मैं चाहूँगा आप लोग अपना जो है यहाँ पे उसमें जितना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद मैं इंशाल्लाह उसको तफसील इंशाल्लाह बयान करूँगा। तो बहरहाल अगर इस खरगोश फार्मिंग की तारीफ से मुतल्लिक कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट कर लें, वरना तो मैं सादा अल्फाज में फिर इसको बयान करता हूँ। आप करें। अच्छा, खरगोश फार्मिंग बेसिकली खरगोश को पालना, खरगोश को पालना, उससे पैदावार लेना और उस पैदावार को फिर गोश्त के मकसद से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, या फिर मार्केट में जो चेन बना हो उस तक जो है उसकी रसाई हो। यानी कि इसको मुकम्मल तौर से जिस तरह पोल्ट्री में फेटनिंग का एक जो है कारोबार होता है, तो रैबिट में भी तकरीबन फेटनिंग का है, लेकिन इसमें एज ये मिल जाती है कि इसमें आपको चूजा परचेज नहीं करना पड़ता, चूजा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है और उसी की माँ उसकी पहले तकरीबन 30-35-40 दिन तक परवरिश करती है। तो बहरहाल ये बेसिकली बुनियादी तौर से गोश्त के मकसद ही के लिए है, लेकिन इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, खुराक की ज़रूरतें जो है वो कुछ मुख्तलिफ होती हैं। दूसरा, इसका जो गोश्त होता है चूँकि वो ऐसे कम्बिनेशन के साथ है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उसकी ऐसी हैं कि उसका कोई नेमुल बदल इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है मार्केट में, जिसके लिए इसकी फार्मिंग जो है ये मुतारिफ करवाई जा रही है। इसके हवाले से अगर कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट करें, वरना तो ये बेसिक तारीफ मैंने कर ली है, वरना तो फिर इससे फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। सवाल तो काफी सारे हैं, लेकिन वो सवाल करते रहे फिर ये। अच्छा, इसमें एक बेसिक आखिर में एक सेशन है फार्मरों के सवालों जवाब, ये एक लंबा चैप्टर है। अच्छा, दूसरा टॉपिक हमारा कि खरगोश फार्मिंग ही क्यों और इसका मुस्तकबिल क्या है। तो जाहिर अगर आप इस कारोबार में आ रहे हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे कि भाई खरगोश फार्मिंग के बजाय आप कोई और कारोबार क्यों ना शुरू करें, या फिर इसका मुस्तकबिल जो है ये कहाँ पर खड़ा है, आप किस नज़र से देख रहे हैं उसको, कि आपने जाहिर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आगे मुस्तकबिल के लिए करनी है, मजीद उसमें आगे बढ़ना है फिर। तो बहरहाल इस हवाले से अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है कर लें, वरना तो मैं डेटा शेयर कर लेता हूँ। जी बिल्कुल करें आप शेयर। हसन भाई आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें साथ साथ में, अच्छा लगेगा। किस हवाले से बताइए। खरगोश फार्मिंग ही क्यों, यानी कि इसके मद्दे मुकाबिल अगर हम देखें तो माइक्रो लाइफ स्टॉक में पोल्ट्री फार्मिंग भी है और एक पहले से एक कारोबार, एक बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल जो है हमें नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम ये बटेर फार्मिंग देखें या कुछ और इस तरह के छोटे जानवर हैं उसकी फार्मिंग देख लें, और इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या है, किस तनाज़र में देख रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तो क्योंकि हमारे जो रिवाज हैं वो 2-4 चीज़ों के हम गोश्त खाते हैं, जैसे गाय भैंस का हो गया, मुर्गी का हो गया, मछली का हो गया, और एक चीज़ हो रहा है वो मुर्गी, मछली, गाय, भैंस और एक आधी और चीज़ है शायद। तो मतलब इनसे हट के हम कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि बुनियादी यही चीज़ें हैं।
बिल्कुल। कि चिकन है, मतलब मेन यही चलता है, छोटा बड़ा गोश्त होता है, मछली होती है, तीन ही चीज़ें। अच्छा, मैंने अब कई मुल्कों में मैं गया, मैंने देखा वहाँ पे, जैसे थाईलैंड में मैं गया, तो आप यकीन करें कि वहाँ पे जो आम रेडी होती है ना, उसके ऊपर भी 15 किस्म का गोश्त लगा होता है। उसमें बटेरा भी होता है, उसमें तितर भी होता है, उसमें बतख भी होती है, उसमें कोयल भी होती है, उसमें मोर भी होते हैं, उसमें सांप भी होता है, उसमें मगरमच्छ भी होता है। मतलब दुनिया अब हर एक चीज़ की फार्मिंग कर रही है। बिल्कुल। तो ये एक फार्मिंग सेगमेंट है, एक उस फार्मिंग का हिस्सा है जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के गोश्त जो है वो पहुँचाने हैं मार्केट में, वो खाने हैं, इस्तेमाल करने हैं। मतलब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी हमने 2-3 चीज़ों पर गुजारा कर देना, और ना ही ये हो सकता है कि हर गोश्त आए और छा जाए, डोमिनेट कर जाए, मुर्गी पीछे रह जाए, मछली गायब हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए, ना ही होगा। हर एक चीज़ की अपनी एक मार्केट होती है, अपना एक हिस्सा होता है मार्केट में। हर गोश्त अपना वो हिस्सा लेगा, उसे लेना भी चाहिए और हमें देना भी चाहिए। हमारी जो एफर्ट है वो यही है कि हर गोश्त को भी मुर्गी की तरह, गाय भैंस की तरह, मछली की तरह, उसके अलावा तितर बटेरे की तरह, जी जी, इन सारों चीज़ों की तरह अपनी एक मार्केट में जगह बनानी चाहिए। और ये एक सेहतमंद और ताकतवर एक गोश्त है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये फीड भी सारी कुदरती खाता है, कुदरती तौर पर ये से मादा पैदा करती है, क्रॉसिंग के जरिए ये पैदा होते हैं। ये मुर्गियों की तरह नहीं है कि जो हैचिंग हो रही है और कहने के क्रॉस भी नहीं हो रहा, नर मादा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ है, इसे मार्केट में शेयर बनाना चाहिए अपना। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन आपने इसको तफसील इसकी शेयर की है। अच्छा, मैं अपने व्यूज़ भी यहाँ पे कुछ शेयर करता चलूँ। खरगोश फार्मिंग ही क्यों? बेसिकली खरगोश में कुछ एजेस हमें मिल रहे हैं बनिस्बत बाकी कारोबार के, जैसे कि मैं कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले, जिस तरह मैंने इससे पहले बताया कि आपको इसमें चूज़ा ख़रीदना नहीं पड़ता, यानी कि आपके पास अगर पेरेंटल फ्लाक है तो वही मुस्तकबिल तक तकरीबन 3-4 साल तक मुसलसल आपको पैदावार जो है वो दे रही होती है, तो चूज़ा आपको ख़रीदना नहीं पड़ता। दूसरा, जो इनिशियली जो उस बच्चे की जो केयर होती है वो भी इंसानों के हाथ में नहीं होती, वो उन्हीं माताओं के हाथ में, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इसमें। दूसरी बात ये कि इसकी जो रखने का जो इसकी जो मैनेजमेंट है वो इतना इजी काम है ये कि इसको एक बच्चे से लेकर एक जवान, एक बूढ़ा बंदा भी आराम से, एक इवन जो औरत ज़ात होती है आराम से जो है वो आसानी से जो है ये कारोबार कर सकती है। शर्त ये कि उसके लिए जो चारे का जो एक तरीक़ेकार है उसके लिए कोई ऐसा परमानेंट बंदोबस्त हो, जैसे कि अगर ड्राइड फार्म में उसने परचेज कर लिया, फिर खेत खरीदा हुआ है, लेबर लगा के उसने सारी कटाई करके अपनी जगह पे ले आई है, वो सुखाने के लिए रख दिया और उसको वो इस्तेमाल कर रही है। या फिर कंसनट्रेट्स होते हैं, कंसनट्रेट्स डालना इसके लिए इंतहाई ज़्यादा आसान काम होता है। यानी कि अगर आपके पास 100 खरगोश हों तो 100 खरगोश एक बंदा आराम से सारा दिन का अगर कुछ हिस्सा वक्त का जो है वो देता है तो आराम से जो है वो खरगोश को पाल सकता है। दूसरा, अगर इसकी अभी मार्केट में डिमांड को या इसकी जो हैसियत है उसको अगर हम देखें तो इस कम्बिनेशन के साथ मार्केट में कोई गोश्त जो है वो अवेलेबल नहीं है। जो ऐसा गोश्त हो, एक तो ऑर्गेनिक का लेबल उस पर लगाओ, दूसरा ये कि उसमें जो फैट, कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, कैलोरीज जो है ये कम होती हैं और प्रोटीन लेवल इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी निस्बत जो है देखा जाए तो ये एक छोटे बच्चे से लेकर जवान, बूढ़ा, एक हामला ख़वातीन, हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे जो है इंट्रोड्यूस हो सकता है। स्पेशली पाकिस्तान के जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, यानी कि जो सेहत का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, यानी जो चाहते हैं कि उसको कोई ऐसी चीज़ मिले खाने को जो कि बेहतरीन हो, ऑर्गेनिक हो, हर लिहाज से जो है वो उसके सेहत के लिए बेहतर साबित हो, तो वो खरगोश का गोश्त जो है उसको कभी वो नेगलेक्ट नहीं करता। दूसरा, इसके मुस्तकबिल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका एक रोशन मुस्तकबिल है। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इसकी जो खुराक का खर्च है वो काफ़ी कम होता है, मुनासिब होता है, यानी कि खुराक का मेजर हिस्सा इसके चाराजात पर मबनी होता है। और चाराजात चूँकि इस वक्त अगर हम दुनिया पे अपने इर्द गिर्द जो है हम नज़र डालें तो सबसे सस्ती तरीन चीज़ आजकल अगर कोई है तो ये चाराजात होते हैं। चाराजात जंगली भी हो सकते हैं, दरख्तों के पत्ते हो सकते हैं, वो आप कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर आप करते हैं तो उसके लिए कोई ज़मीन आपके पास होती है, वहाँ पे आप चारा लगाते हैं, आसानी से जो है वो सारी चीज़ें आपके लिए कम कीमत में अवेलेबल हो जाती हैं, जिसके साथ आप मुनाफे का रेशियो जो है आपका हमेशा ज़्यादा रहता है। यानी कि बनिस्बत अगर आप बाकी फार्मिंग से हम इसको कंपेयर करें, जैसे पोल्ट्री फार्म के साथ कंपेयर करें, तो पोल्ट्री फार्म में मेरे ख्याल से पर मुर्गी के हिसाब से एक फार्मर को 10-20 से लेकर तो 50 रुपए तक मेरे ख्याल से ज़्यादा मिल पाते हैं।
यहाँ पे अगर कम से कम कीमत के हिसाब से भी मार्केट में अगर आपका एक रैबिट सेल हो रहा है तो उस पर आपको जो मुनाफा है उसका रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे आपको एक बड़ा हैंडसम प्रॉफिट जो है आपका डेवलप हो जाता है। दूसरा, जहाँ पे मुस्तकबिल की बात की जा रही है, तो मुस्तकबिल में जूं जैसा वक्त गुजर रहा है, आबादी ज़्यादा हो रही है, तो इन गोश्त की और खुराक से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं उसकी डिमांड में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। चूँकि अगर हम नज़र दौड़ाएं हमारे इर्द गिर्द जो कैपेसिटी थी पैदावार की, तो वो ज़मीन ही थी, तो वो ज़मीन ही तकरीबन कम होती जा रही है। तो जाहिर है कि हम एक दो जानवरों पे इन्हिसार नहीं कर सकते। जैसे कि हसन भाई ने बताया कि बाहरी ममालिक में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म के गोश्त जो हैं वो अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद जो है हम मार खा रहे हैं और सिर्फ जो 2-4 किस्म के सोर्सेज हैं उसी से जो है हमारे गोश्त का ज़रिया पूरा हो रहा है। बल्कि बड़े केसेस में ऐसा होता है कि पाकिस्तान बाहर से गोश्त इंपोर्ट करवाता है। तो एक पाकिस्तान का समझ लें, अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ना ही पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अलावा जो है पाकिस्तान ज़र मुबादला के तौर पे भी जो है इससे जो है मुल्क तरक्की कर सकता है, बेरोजगारी में कमी आ सकती है। और चूंकि इसमें कंपटीटर्स आपके पास काफ़ी कम होते हैं, यानी कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं और आप पोल्ट्री फार्मिंग में ज़रा से भी अगर आपसे छूट होती है या ज़रा से भी फ़र्ज़ करें आपकी पैदावारी सलाहियत कम होती है या अखराजात आपके बढ़ जाते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते। इसमें आपके पास चांस होता है, इसमें आपके पास जो है अगर तो फ़र्ज़ करें आपकी गलती जो है ये रैबिट समझ लें कि ये हजम कर जाते हैं, आपको मौका दे देते हैं दोबारा खड़ा होने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। खरगोश फार्मिंग किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? तो उसमें अगर आप कोई राय देना चाहे शहजाद साहब, कोशिश कीजिएगा कि जितना आप इसमें बात करते हैं तो उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके इंटरेस्ट डेवलप होगा इंशाल्लाह। बेशक छोटा सा आप इसमें शेयर करें जो भी राय है आपकी। देखिए, खरगोश फार्मिंग हर एक बंदे के लिए फ़ायदेमंद है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हाँ, जिसके पास जो सरमायाकार है आपके जी, उसके लिए भी ये मुनासिब है। आप देखिए शेड है जो ये आप शायद रेंट पर लिया हुआ है, मुझे नहीं पता, ये लीज पे 15 साल लीज पे, मतलब ये जो सरमायाकार था उसी ने ये शेड बनाया जी। तो शेड बना के उसने लीज पे दिया, तो यहाँ पे खुद भी ये काम कर सकता है। जो गरीब आदमी है वो भी ये काम कर सकता है, क्योंकि आजकल कीमतें बड़ी मुनासिब हो गई हैं खरगोशों की जी। ये तकरीबन 650 रुपये kg के हिसाब से आप दे रहे हैं यहाँ पे जी जी, जो स्टार्टिंग के लिए माल जा रहा है जी जी। तो अगर पेरेंट फ्लॉक हो तो उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है जी जी, उसकी मतलब वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हाँ, वो भी आप पहुँच में आ चुकी है। तो गरीब आदमी भी मैं समझता हूँ कि 50,000 लाख 2 लाख अपने इस्तेताद के मुताबिक वो लगा के तो ये काम कर सकता है जी बिल्कुल। जो मतलब जिसके पास वो फीड के लिए पैसे नहीं है, वो बराह रास्त चारा ले ले, घास काट ले, पत्ते कोई भी खुश कर ले, वो भी मतलब ये फ्री पे भी ये पाल सकता है जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कम तादाद हो तो बिल्कुल वो फ्री में भी जो है आराम से घर के जो बचा कुचा होता है या थोड़ा बहुत बाहर से अगर तो ये सब्जियां वगैरह उसके छिलके या फिर फ्रूट वगैरह के छिलके या फिर हर घर के पास जो है थोड़े बहुत ये सोर्सेज होते हैं चारे वगैरह के लिए, तो वो जंगली चारे से भी उपल जाते हैं। अच्छा, खरगोश फार्मिंग बुनियादी तौर से यहाँ पे हसन भाई ने बड़े अच्छी माशाल्लाह से राय दी है, लेकिन ये एरिया वाइज ये बेसिकली इसको जो है टारगेट करना था कि किन एरिया के लोगों के लिए जो है ये ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है, बल्कि ये दोबारा भी आएगा इलाकाई सतह पर। तो बहरहाल खरगोश फार्मिंग बुनियादी तौर से उस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है अगर पहले से वो किसी ट्रेडिशनल फार्मिंग का हिस्सा है, यानी कि उसने घर पे एक भैंस रखी हुई है, एक गाय रखी हुई है या कुछ चंद बकरियां रखी हुई हैं, तो उसके लिए ज़्यादा फिजिबल होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक सिस्टम का हिस्सा होता है जहाँ से उसको आसानी से जो है वो चारा मिल रहा है, या उसके पास अपनी ज़मीनें हैं या ज़मीनें ठेके पे ली हुई हैं और चाराजात का एक सिलसिला उसके पास अवेलेबल है। चूँकि खरगोश का 70 से 80% खुराक का हिस्सा जो है वो चाराजात पर मुहित होता है। तो दैट इज़ वाई हर वो बंदा जो कि अर्बन सिटी से अलावा, यानी जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो मतलब हमारे देही इलाका जाते हैं, तो वहाँ पे इसके बढ़ोतरी के या इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा मस्बत नताइज जो है उनको मिल सकते हैं। यानी कि अगर उनकी खुराक का खर्च कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका मुनाफा जो है वो ज़्यादा उसको मिल सकेगा, बनिस्बत अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे बैठे हों, यहाँ पे चारा थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है,
अगर फ़र्ज़ करें आपके बगल में आपके पास चारा अवेलेबल है तो आपको जो है बहुत कम कीमत में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी गोश्त के मकसद से पाकिस्तान में पाई जाने वाली बेहतरीन नस्लें। उसमें कुछ नस्लों के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड वाइट। न्यूजीलैंड वाइट की चूँकि मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जिसमें न्यूजीलैंड रेड होते हैं, न्यूजीलैंड ब्लैक होते हैं, न्यूजीलैंड वाइट होते हैं, न्यूजीलैंड ब्रोकन होते हैं। इसके अलावा कैलिफोर्नियन है, चिंचिला, पेलोमिनो और सेफ रेबिट फार्म की तैयार करदा नस्ल, यानी कि वो नस्ल जो कि लगभग 3-4 साल पहले आपको याद होगा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था देसी और इम्पोर्टेड को क्रॉस करवाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो किसी भी तरह से आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि यार ये न्यूजीलैंड वाइट है या ये कौन सा है, क्योंकि ना ग्रोथ से, ना साइज से, ना ओवरऑल उसकी जो जिसामत की जो साख्त है उससे। तो बहरहाल ये 5 किस्म की नस्लें जो है ये गोश्त के लिए अवेलेबल है और ये सबसे मौजूद तरीन है, यानी कि एक तो ये क्लाइमेटाइज हो चुकी हुई है पाकिस्तान में, हमारे लोकल इन्वायरमेंट में इनकी इम्यूनिटी इस माहौल के एतबार से जो है वो डेवलप हो चुकी है, या यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में जो बीमारियाँ पहले से पाई जाती हैं ये उससे मानूस हो चुके हुए हैं बनिस्बत उन खरगोशों के जो बाहर से आते हैं। तो उनके लिए ये नए माहौल में एडजस्ट होना या फिर नई बीमारियों का मुकाबला करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है।